हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका जो वैक्स सब्जेक्ट है कल्चर एंड कम्युनिकेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब आपका जो पूरा सिलेबस है ना वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो अगर आप ये पूरा पढ़ के चले जाते हैं आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर अटैच करा है। आपका जो पेपर है वो 1 घंटे का होगा, 30 मार्क्स का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस क्वेश्चंस इसमें है। चलो अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला, एक भारत सशक्त भारत, चाणक्य नीति, शास्त्र और कंसिडरेट स्पीकिंग। तो सबसे पहला है एक भारत सशक्त भारत। देखो, ये एक नेशनल इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2015 में, ताकि वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सके। आपको पता है कि जो भारत है, भारत में विभिन्न तरह के कल्चर हैं, लैंग्वेज हैं, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बहुत ही ज़रूरी है ताकि कल्चर इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सके। इसका एम था कि लोगों के बीच में, जो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग डेवलप कर सके। इस प्रोग्राम के अंदर एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ पेयर किया जाता था ताकि उनकी जो लैंग्वेज, कल्चर और उनके ट्रेडिशन, टूरिज्म है ना, वो शेयर हो सके, एक दूसरे के लैंग्वेज, कल्चर को वो समझ सके। इसके थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाता था। एक दूसरे के कल्चर के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट लोगों के दिल में पैदा की जाती थी और जो डिफरेंट इंडिया के कल्चर हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल है इसमें, पंजाब को पेयर्ड कर दिया है आंध्र प्रदेश के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, पंजाब और आंध्र प्रदेश के कल्चर का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे पंजाब के लोग ये आंध्र प्रदेश के कल्चर को समझेंगे, आंध्र प्रदेश के लोग पंजाब के कल्चर को समझेंगे। देन नेक्स्ट है चाणक्य नीति शास्त्र। चाणक्य नीति शास्त्र जो है वो प्रिंसिपल और टीचिंग का पूरा कलेक्शन है, मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल और बहुत सारी टीचिंग इसके अंदर है। ये पूरी एक बुक है जो चाणक्य ने दी थी। चाणक्य एक एंशियंट इंडियन फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट भी थे और स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। आई होप आप सब जानते हैं कि चाणक्य कौन थे। ये एक मैनुअल है एथिक, पॉलिटिकल लीडरशिप और डेली कंडक्ट की, कि किस तरीके से आपको एथिकली रहना है, पॉलिटिकली कैसे आपको सारी चीज़ें देखनी है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, एक लीडर की क्या क्वालिटी होती है, वो सब चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। ये प्रैक्टिकल एडवाइस देता है कि किस तरीके से गवर्नेंस, फ्रेंडशिप, मैरिज, मनी मैनेजमेंट हमें करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली हमें एडवाइस करते हैं कि प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को कैसे लगा सकते हैं। चाणक्य ने जो वैल्यूज़ थी जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस, फोरसाइट और डिप्लोमेसी जैसी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। और चाणक्य जी के जो आइडियाज़ हैं वो अभी भी मॉडर्न टाइम में भी रिलीवेंट है। ये चाणक्य नीति के अगर आप चीज़ें पढ़ो और आज के टाइम पे आप लगाओ तो कंटेम्प्रेरी वर्ड्स में भी ये बहुत अच्छा इनका जो रोल है वो रहेगा। देन आता है कंसिडरेट स्पीकिंग। कंसिडरेट स्पीकिंग का मतलब होता है कि आप काइंडनेस, एम्पैथी और रिस्पेक्ट के साथ किसी को बोलें, दूसरे की फीलिंग को समझते हुए, दूसरा किस कंडीशन में है उसके माइंड को समझते हुए आप कुछ बोलें। ऐसा ना हो कि मतलब कोई बहुत ही बुरा मोमेंट चल रहा है और आप वहाँ पे कुछ भी ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब कंसिडरेट स्पीकिंग मतलब जैसी सिचुएशन है, जैसा सामने वाले का माइंडसेट है या जैसी वो सिचुएशन में है, आप उसको देखते हुए उसके साथ कम्युनिकेट करें। इसमें क्या होता है कि आप एक्टिवली दूसरे की बात सुने, फिर पोलाइट और पॉजिटिव वर्ड से दूसरे को समझाएं या उसको एड्रेस करें, और कोई भी हार्श या जजमेंटल लैंग्वेज आप यूज़ ना करें। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का की है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना, तो ये ज़रूरी है कि आप सोच समझ के बोले, दूसरे की कंडीशन को समझ के बोले। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबम एंड इट्स रिलेवेंस इन अ टुडे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। हाउ डज दिस आइडिया ऑफ वर्ल्ड एज वन फैमिली सपोर्ट कल्चर हेजेमनी, कल्चर हार्मनी एंड एथिकल कोएक्सिस्टेंस। तो वसुधैव कुटुंबम, ये आज के टाइम पे इसका क्या रिलेवेंस है हमें वो बताना है आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। ये संस्कृत फ्रेज है जिसका मतलब है वर्ल्ड इज वन फैमिली, की पूरी दुनिया एक परिवार है, इसका मतलब ये है। और ये महाउपनिषद के चैप्टर 6 के वर्स 72 से हमने लिया है। ये 3 वर्ड से बना है, वसुधः जिसका मतलब है अर्थ, ईव मतलब इंडीड, और कुटुंबगा मतलब फैमिली, कि पूरा जो अर्थ है वो एक फैमिली है, तो हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ये इंटीग्रेशन की बात करता है। अभी फिलॉसफी की क्या सिग्निफिकेंस है, वसुधैव कुटुंबकम ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कल्चर इंक्लूसिविटी और एथिकल कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट करता है, कि जो ब्रदरहुड मतलब सब साथ रहे, मिलजुल के रहें, एक दूसरे के कल्चर को समझे, इस चीज़ को ये प्रमोट करता है। इसके हिसाब से जो भी ये ह्यूमन बाउंड्रीज क्रिएट की गई हैं, जैसे नेशन, कास्ट, क्रीड को लेके, ये सब सेकेंडरी हैं। जो मेन चीज़ है वो ये है ह्यूमैनिटी। अगर हम किसी चीज़ से सारे के सारे लोग कनेक्ट हैं तो वो है ह्यूमैनिटी।
देन इसका आज के टाइम पे क्या रिलेवेंस है, तो पहला है प्रमोशन ऑफ ग्लोबल पीस एंड कॉपरेशन। अगर हम इस आइडिया पे चले कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक परिवार है, तो लड़ाई झगड़े ना हो, हम पीसफुली एक साथ रह सकते हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट से हम कोई भी इंटरनेशनल चैलेंज अगर है हमारा, जैसे टेररिज्म, पैंडमिक, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, उसको एड्रेस कर सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। देन कल्चरल हार्मनी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि हमें कल्चर्स को एक्सचेंज करना चाहिए, मतलब एक दूसरे के कल्चर को समझना चाहिए और एक दूसरे के कल्चर में ऐसे घुल मिल के रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो रेसिज्म, प्रेजुडिस और एथनोसेंट्रिज्म जैसे जो हमारी ये सोच को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी और हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेंगे। देन एथिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वसुदेव कुटुंबकम, ये ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात करता है। ये कहता है कि हमें फेयरनेस और इक्विटी रखनी चाहिए ग्लोबल ट्रेड में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ये हमारी सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्वायरमेंट को इस तरीके से यूज़ करें कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, ये दूसरी हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये जो फिलॉसफी है ये सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी तक नहीं रुकती, ये नेचुरल वर्ल्ड को भी अपने अंदर लेती है। ये कहती है कि जितनी भी लिविंग फॉर्म है, जो भी पंछी, जीव जंतु ये धरती पे हैं, वो सब इंटरकनेक्टेड हैं और हमें ग्लोबल इन्वायरमेंटल एथिक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना चाहिए और इकोलॉजिकल बैलेंस करने की चीज़ में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीइंग अ ह्यूमन हम इतने सेल्फिश हो जाएं कि या तो हम दूसरों को मारने लगे, दूसरे लोग को मारने लगे या फिर जीव जंतु को मारने लगे। हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ये कहता है। सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, ये कहता है कि एक मोरल फ्रेमवर्क ये हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम इनइक्वालिटी, मार्शलाइजेशन, इनजस्टिस जैसे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सके और एक इंक्लूसिव इक्विटेबल सोशल स्ट्रक्चर हम बना सके बोथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां सबको इक्वालिटी मिलेगी, सब जो है पॉवर्टी से बाहर निकल के एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, उसकी ये बात करता है। अब कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन क्या है, देखो आज के टाइम पे हम इंडिया के जो डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स हैं ना, वो इस फिलॉसफी को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे इंडिया ने 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को वैक्सीन मैत्री के थ्रू वैक्सीन प्रोवाइड करी है, जिससे क्या शो होता है कि इंडिया जो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को सपोर्ट करती है और इस चीज़ को, ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा, इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है। देन सपोर्ट ऑफ कल्चर, हार्मनी एंड एथिकल कोएग्जिस्टेंस, ये जो आइडिया है वसुदेव कुटुंबकम, ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है क्या कि हमें म्यूचुअल कल्चर रिस्पेक्ट, एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नॉन वायलेंस और एम्पैथी को फॉलो करना चाहिए, एथिकल वैल्यूज़ को शेयर करना चाहिए जैसे काइंडनेस, ह्यूमैनिटीज़ और ग्लोबल सिटीजनशिप को मानना चाहिए, मतलब हर एक पर्सन जो है वो सिटीजन है और हम सब फैमिली है, ये चीज़ मानना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इवल्यूट द रोल ऑफ एम्पैथी एंड अडेप्टेबिलिटी एज एसेंशियल लाइफ स्किल एंड मल्टी कल्चर सोसाइटी, हाउ दीज स्किल कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव कम्युनिटी, कि किस तरीके से एम्पैथी एंड अडेप्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है मल्टी कल्चर सोसाइटी में और कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं इंक्लूसिव और सपोर्टिव कम्युनिटी को बनाने में। तो पहला है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप किसी की भावनाओं को समझ रहे हैं, या तो आपने वो चीज़ फील करी है क्योंकि आप उस चीज़ से गुजर चुके हैं, या फिर आप जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके दूसरे की फीलिंग को समझ पा रहे हैं। एक होता है सिंपैथी कि आपने बस किसी को देखा दुख में और आपने हाँ बोल दिया कि भाई ठीक है, आप उन्हें सांत्वना दे रहे हो। एक होता है एम्पैथी कि आप उसका जो दर्द है, कोई इंसान अगर परेशान है उसका दर्द बिल्कुल फील कर पा रहे हो। इसका मतलब है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, फील एंड रिस्पॉन्ड टू इमोशनल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द अदर। मल्टी कल्चर सेटिंग में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो डिफरेंट कल्चर हमारे यहाँ हैं उनके बीच में जो ये गैप बन गया है डिफरेंट कल्चर का, उसे फिलअप करने का काम हमारा एम्पैथी ही करता है। अब रोल क्या है एम्पैथी का, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है। एम्पैथी कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन्हें एक दूसरे की वैल्यूज़ का, एक दूसरे के बिलीफ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो भले ही हम डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से हमारे हैं, बट हमें फिर भी एक दूसरे के इमोशन को समझना चाहिए, एक दूसरे की वैल्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिड्यूस द स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम एम्पैथेटिक होंगे तो हम ये जो रिजिड हम सोच रखते हैं, बाइसनेस रखते हैं, स्टीरियोटाइप रखते हैं, ये हमारी कम होगी और हम जो है फेयर और ओपन माइंडेड से दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। देन इनकरेज अ डायलॉग, अगर हम एम्पैथी फील करते हैं किसी के लिए, कोई परेशान है तो, और हम एम्पैथी फील कर रहे हैं तो हम उससे
कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब ऐसी कम्युनिकेशन जो उसे अच्छा फील कराए। ऐसा नहीं कि कोई ऑलरेडी परेशान है और हम उसे कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि हम एम्पैथाइज नहीं है। लेकिन अगर हम एम्पैथी फील कर रहे हैं तो हम उसे अच्छा बोलेंगे, उसे उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है कि लोग, और फिर अगली बार अगर आप उससे अच्छे से बात करेंगे तो अगली बार भी वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपको शेयर करेगा, एंड आप उसका प्रॉब्लम सुने विदाउट जजमेंट। देन बिल्ड इमोशनल सेफ्टी। डाइवर्स कम्युनिटी के, हम इतने डाइवर्स कम्युनिटी से हैं, लेकिन जो एम्पैथी है वो लोगों को वैल्यू फील करने में, एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। देन अडेप्टेबिलिटी। अब अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि आप अपनी थिंकिंग, अपने बिहेवियर, एक्शन को एडजस्ट कर लें अपने इन्वायरमेंट, कल्चर और सिचुएशन के हिसाब से। अब इसका क्या रोल रहेगा? इनकरेज कल्चर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमारे अंदर इतनी अडेप्टेबिलिटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी वैल्यू, थिंकिंग, कल्चर को जो है वो फ्लेक्सिबल कर ले, तो उससे क्या होगा कि हम दूसरे के जो कल्चर हैं, दूसरे के जो वैल्यूज़ हैं, उसको भी खुले मन से अपनाएंगे, उनसे सीखेंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि नहीं भाई ये तो दूसरे कल्चर का है या ये बिल्कुल अलग है, मैं तो इससे दूर रहूँगा। ऐसी वाली थिंकिंग हमारे अंदर नहीं होगी। देन फोस्टर कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। अगर हम अडेप्टेबल रहेंगे, हम एडजस्टेबल रहेंगे, तो हम जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसएग्रीमेंट है, उसको बहुत तरीके से हैंडल कर पाएंगे। देन एनहांस द कोलैबोरेशन। बीइंग अडेप्टेबल हेल्प इंडिविजुअल कि वो इफेक्टिवली वर्क कर सके एक दूसरे के साथ मिलकर डाइवर्स टीम में। भले ही मेरी टीम में 4 बंदे हैं, वो अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, बट बिकॉज मैं बहुत ही अडेप्टेबल हूँ और मैं सबके कल्चर वैल्यूज़ को समझती हूँ, तो मैं अच्छे से उनसे कोलैबोरेट कर पाऊंगी और टीम में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाऊंगी। देन सपोर्ट द पर्सनल ग्रोथ। अगर हम ऐसे अडेप्टेबल होते हैं ना, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को समझते हैं, उनके कल्चर से कुछ सीखते हैं। हर किसी के कल्चर में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, हम उनकी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये हमें भी, हमारी जो क्या कहते हैं, हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट करता है। हमें जितने भी लाइफ के चैलेंज आते हैं, उनको, डिफरेंट चैलेंज को बहुत इफेक्टिवली हैंडल करने की हमें ताकत प्रोवाइड करता है। देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिल्डिंग इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव कम्युनिटी। देखो, अगर हम एम्पैथी और अडेप्टेबिलिटी हमारे पास रहेगी ना, तो हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना पाएंगे। इंक्लूसिव सोसाइटी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे बैकग्राउंड के जो पीपल हैं वो फ्रीली एक्सेप्ट होते हैं। तुम इससे ना गोकुलधाम सोसाइटी को याद कर सकते हो। गोकुलधाम सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, बट वो कितने इंक्लूसिव के साथ रहते हैं, अलग धर्म के, अलग जगह के लोग हैं, बट सब साथ मिलकर रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो यही होता है इंक्लूसिविटी। सपोर्टिविटी, फिर से गोकुलधाम पे आ जाओ, एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट। पोपट लाल की शादी नहीं होती, फिर भी उसे लोग कितना इमोशनली सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट मिलता है। देन कोलैबोरेटिव, मतलब हर चीज़ जो है डाइवर्स बैकग्राउंड के साथ होने के बाद भी एक साथ करना, एक साथ सारे काम करते हैं। कोई भी दिक्कत होती है ना, तो सब एक साथ मिलके जाते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। गोकुलधाम का एग्जाम्पल याद रखना, पूरा आंसर लिख कर आ पाओगे। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग वसुधम कुटुंबकम, एम्पैथी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। मैं ऑलरेडी ये 2 टॉपिक ऊपर क्वेश्चंस में कवर कर चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ ये वाला टॉपिक आपको अब इसमें पढ़ाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग अ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें भी पता है, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस हमें मेंटेन करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें इंश्योर करना है, ताकि जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है वो भी आके कुछ इस्तेमाल कर सके। ठीक है, कहते हैं ना, वो मीम आता है कि इसके लिए, इनके लिए तो ग्लेशियर बचाना ही पड़ेगा। वही वाली चीज़ आपको याद रखनी है बस जब एग्जाम में आंसर लिखोगे। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, ये फाइनाइट है, मतलब लिमिटेड है, और अगर हम इन्हें ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है, और हम अगर ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो बहुत जल्दी हम इन्हें यूज़ कर पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? अब हमें जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, पॉल्यूशन जो हो रहा है, उसको रिड्यूस करना चाहिए और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज स्वामी विवेकानंद एनालॉजी ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम मर्जिंग इनटू द सी सिग्निफाइज रिगार्डिंग वेरियस पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। स्वामी विवेकानंद की एनालॉजी थी कि जो डिफरेंट स्ट्रीम है, मतलब जो डिफरेंट ये नदियाँ छोटी छोटी निकल कर आती है, उन्हें स्ट्रीम कहते हैं, ये जाकर एक समंदर में ही इनको मिलना होता है। तो इससे आप स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पाथ के बारे में क्या समझते हैं, मतलब ये कैसे कनेक्टेड है, हम वो समझने पाए। देखो, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जो डिफरेंट स्ट्रीम है वो एक सी में आके मिलती हैं। इसका मतलब ये था कि लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ जो है वो फॉलो करते हैं स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के, बट उनका अल्टीमेट एम होता है भगवान से कनेक्ट करना। ठीक है, हारमनी। और इस चीज़ की ये जो उन्होंने बात कही कि लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं, बट एम एक ही होता है, इससे हारमनी अमंग द रिलीजन फॉलो होती है। ये पूरी एनालॉजी जो थी वो मैंने यहाँ लिखी है, आपको पढ़ना पढ़ सकते हैं। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि इस एनालॉजी का मतलब क्या था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ फेथ। उनका कहना था कि जिस तरीके से जो रिवर है
वो डिफरेंट डायरेक्शन से निकलती है, लेकिन अल्टीमेटली ओशियन में जाके मिलती है। वैसे ही जो अलग अलग धर्म है और स्पिरिचुअल पाथ है, उनमें अलग अलग तरीके से हम जो है भगवान को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, या जो भी अलग अलग गॉड हैं उनको याद करते हैं। हमारे अलग अलग बिलीव्स हैं, बट अल्टीमेटली हमें क्या, अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, कि हम भगवान भगवान की प्रे कर सके। ठीक है, आता है स्पिरिचुअल टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट। इस एनोलॉगी ने जो ये जो आइडिया था कि नो सिंगल रिलीजन होल्ड अ मोनोपोली ओवर द ट्रुथ, इसको एम्फेसाइज किया है कि कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो दूसरे के धर्मों के ऊपर मोनोपोली रखेगा। मतलब सारे धर्म जो है वो समान है और सबको सबके धर्मों की इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया। देन एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, जो लोग डिफरेंट टेम्परमेंट, इंक्लाइनेशन, डिफरेंट कैपेसिटी के हैं, लेकिन और वो जो है उस हिसाब से, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो पाथ है वो फॉलो करते हैं। जैसे कोई कर्म योग फॉलो करता है, कोई भक्ति योग, कोई ये जनान योग और कोई राजयोग, लेकिन इनका जो अल्टीमेट एम है वो यही है कि वो सेल्फ रियलाइजेशन कर सके और भगवान से कनेक्ट कर सके। ओवर कमिंग अ सेक्रेटरिज्म, विवेकानंद का जो मैसेज था वो डायरेक्टली ये कहता है कि जितने भी रिलीजियस डॉगमेस्टिकिज्म है, मतलब जितने भी ये रूढ़िवादी, ये कट्टरवादी हमारे थॉट्स हैं, किसी की भी अगर कट्टरवादी थॉट है अपने रिलीजन को लेके, तो उनको हटाने की इसमें बात की गई है। क्योंकि इनका कहना था कि देखो, आप भले अलग अलग धर्मों से हो, बट आपका एम यही है कि आप भगवान की प्रे कर सकें, ठीक है, और अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर सके, तो आपको दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनालाइज द की मैसेज ऑफ श्री अरबिंदो इंट्रोडक्शन टू द गीता। श्री अरबिंदो का क्या मैसेज था इंट्रोडक्शन टू गीता को लेके, वो हमें बताना है। देखो, श्री अरबिंदो में इंट्रोडक्शन टू गीता उनकी बुक थी, उन्होंने बहुत ही डीप फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड किया भागवत गीता का। उन्होंने कहा कि भागवत गीता सिर्फ कोई एक रीडिंग के लिए नहीं है, मतलब ऐसी कोई फिलोसफी नहीं है, बल्कि वो हमें गाइड करती है कि किस तरीके से हम अपनी डिवाइन विल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वो इवोल्यूशन जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, उसको गाइड करती है और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को वर्ल्डली लाइफ के साथ इंटीग्रेट करती है। मतलब हम स्पिरिचुअल भी रह सकते हैं और अपने अपने जो वर्ड, अपने समाज के जो धर्म है उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट है गीता एज अ स्पिरिचुअल सिंथेसाइज। औरबिंदो ने कहा कि जो भागवत गीता है वो एक फिलोसफी ही नहीं है, बल्कि वो हार्मोनाइज करती है डिफरेंट यौगिक पाथ को। जो डिफरेंट यौगिक पाथ है, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सारे पाथ को वो एक साथ मिला के सिंथेसाइज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रलिसिटी ऑफ कर्म योगा सेल्फलेस एक्शन। अरबिंदो ने कहा कि जो गीता का सेंट्रल टीचिंग है वो ये है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये आपने बहुत बार सुना होगा, परफॉर्म योर वंस ड्यूटी विदाउट अटैचिंग टू द रिजल्ट। जो योग कर्म योग है, कर्म योग का पाठ हमें ये सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए काम नहीं करना है, बट डिवाइन को ऑफर करने के लिए काम करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इनर रिजोनेशन, नो आउटर अबंडमेंट। श्री अरबिंदो ने क्लैरिफाई किया कि गीता जो है वो ये नहीं कहती कि आप जो है वर्ल्ड से एकदम अलग हो जाए, दुनियादारी से अलग हो जाए और भक्ति करने लग जाए। इसका मतलब ये है कि आप दुनियादारी में तो रहें, बट आपका इनर डिटैचमेंट हो जाए। मतलब आपकी जो ये मतलब मन में जो मेटेरियलिज्म वाली जो चीज़ें हैं ना, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो आपके मन से निकल जाए, बट आप जो है वर्ल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, समाज के प्रति जो आपका धर्म है, उसे आप पूरा ज़रूर करें। देन गीता इज नॉट अ पेसिमिस्टिक और अदरवर्डली। कॉन्ट्री टू द व्यू, अब तक जितने भी इंडियन स्पिरिचुअलिटी थी उन्होंने गीता को पैसिमिस्टिक तरीके से दिखाया, और ये दिखाया कि वो कहता है कि गीता ये कहती है कि आप जो है अपने जो ये वर्ल्ड है, ये समाज है, दुनिया है, इससे अलग जाके बस स्पिरिचुअलिटी में खो जाएं। बट औरबिंदो ने इसका बिल्कुल उल्टा बताया। उनका कहना है कि गीता के हिसाब से आपको दुनिया में तो मतलब वर्ड से तो कनेक्ट रहना है, ऐसा नहीं है कि आपको सांसारिक मोह माया बिल्कुल ऐसे छोड़ देनी है, वर्ड से कनेक्ट रहो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए कि आप भगवान से भी कनेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन नेचर। औरबिंदो ने कहा कि जो गीता है उसके अंदर इतनी पावर है कि वो जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। औरबिंदो ने गीता को इंटरप्रेट किया कि वो एक ऐसी मैनुअल है जिससे आप इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, अपने अंदर आत्मा को बदल सकते हो। अगर आप जो है ईश्वर को समर्पण कर दो, अपनी ईगो कंट्रोल कर लो, ठीक है, तो आप जो है डिवाइन कॉन्शियस पा सकते हो।
देन 6 पॉइंट है कृष्णा एज अ इनर डिवाइन गाइड। फॉर अरबिंदो लॉर्ड कृष्णा जो थे वो सिर्फ एक मैथोडोलॉजिकल फिगर नहीं थे, बट वो सिंबलाइज थे डिवाइन कॉन्शियसनेस के, जो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। इसी के साथ आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करो, अपने दोस्तों को भी हेल्प करो पढ़ाई में। थैंक यू।